नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल की है, ताज़ा है। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। 19 जनवरी 2023, 19 जनवरी 2023 शाम के वक्त थाना खोड़ा पर एक महिला, जिसने अपना नाम पूनम बताया, उम्री यानी उम्र यानी एज करीब करीब 28 वर्ष, उसने आकर थानाध्यक्ष को या इंस्पेक्टर इंचार्ज को ये बताया कि उसका भांजा अक्षय, जो राजस्थान का रहने वाला था, उसको मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपना जो उसका आवास था कस्बा खोड़ा के सोम बाजार में, जिस किराए के मकान में वो रहती थी, उसके बच्चों के देखभाल के लिए बुलाया था। कारण उसने बताया कि उसकी बच्ची चाय गिरने से जल गई थी, जो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भर्ती थी। पति मीलाल प्रजापति, वो दिन में ऑटो चलाने का काम करता था, भरण पोषण उससे करता था, तो दिन में वो ऑटो लेकर चला जाया करता था। रात भर मुझे बच्ची के साथ जीटीबी हॉस्पिटल में रहना होता था। दिन में मेरे बच्ची के अलावा एक बेटी और एक बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने उसको, अपने भांजे को, अक्षय को बुलाया था कि वो दिन में मेरे बच्चों की देखभाल कर ले। उसने ये बताया कि जब मैं आज सुबह घर पहुंची जीटीबी हॉस्पिटल से, तो अपने पति मीलाल प्रजापति से पूछा कि अक्षय रात में यहाँ था, कहाँ चला गया। उसने कहा, पता नहीं, सुबह वो बिना बताए कहीं निकल गया है। मैं बता नहीं सकता कि वो कहाँ गया होगा। मैंने दिन भर इंतज़ार किया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन वो नहीं आया। मुझे किसी गड़बड़ी की आशंका लगती है। खोड़ा थानाध्यक्ष ने फौरन ये गुमशुदगी लिख ली। गुमशुदगी लिखकर उसने डीसीपी ट्रांस हिंडन दीक्षा शर्मा को बताया कि ऐसे ऐसे एक 26-27 साल के युवक की गुमशुदगी एक महिला ने लिखवाई है, जो उसे अपना भांजा बता रही थी। दीक्षा शर्मा ने कहा कि ठीक है, आप मौके पर चले जाइए और जितने भी उसके परिवार के लोग हों, उसका अपना भी और परिवार के लोगों के मोबाइल नंबर पता करके और उसकी सीडीआर निकलवा कर ये पता करिए कि वो कब, कहाँ, कैसे गया और इस समय कहाँ पर है, किस हाल में है। बहरहाल सूचना मिलते ही थाने से कोई वहाँ सोम बाजार खोड़ा कस्बे में गया और उसने वहाँ जाकर इन सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन इकट्ठा किए। क्राइम ब्रांच को सारे मोबाइल फ़ोन देकर, यानी नंबर देकर, उनसे ये अपेक्षा की कि आप जितनी जल्दी हो सके इन सब के सीडीआर निकलवा लीजिए। अगले दिन दोपहर तक, यानी 19 की शाम, ये गुमशुदगी लिखी गई और 20 की दोपहर तक सभी सीडीआर आ गई। सीडीआर की एनालिसिस से ये पता लगा कि शिकायतकर्ता पूनम अपने भांजे अक्षय से बहुत लंबी लंबी बातें किया करती है, रात में भी ये बातें किया करती है और 19 तारीख की सुबह ही वो जयपुर से चलकर यहाँ पर आया था।
तय किया गया कि सबसे पहले पूनम से ही पूछताछ की जाएगी। ये तुम्हारा भांजा है और पिछले काफ़ी दिनों से तुम्हारी इससे बहुत लंबी लंबी बातें हो रही हैं। बहरहाल इतनी सूचना पर पुलिस ने पूनम और उसके पति मीलाल को थाने पर बुलवाया। दोनों थाने पर आ गए। पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ शुरू की। पहले पूनम से ये बातें पूछी जाने लगीं, लेकिन पूनम कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं सकी या बताया नहीं उसने। फिर दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। बातचीत के दरमियान मीलाल ने यह बताया कि दरअसल करीब 6 महीने पहले मेरी पत्नी पूनम, जिसको ये भांजा कह रही है, दरअसल ये भांजा नहीं है, ये उसका प्रेमी है जिसका नाम अक्षय है, उसके साथ भाग गई थी। मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी अपहरण की। पुलिस ने इसी सीडीआर के माध्यम से इसको जयपुर से रिकवर किया था। रिकवर करके और फिर हमारे सुपुर्द थाने पर कर दिया था और ये कहा था कि दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी मर्जी से गए थे, इसलिए इन पर ये अपहरण का जुर्म आयत नहीं होता। लिहाजा उस लड़के को यानी अक्षय को छोड़ दिया गया और पूनम मेरे घर आ गई। मैंने पूनम को हिदायत दी कि आदमी ठीक नहीं लगता है, अब दोबारा इससे बात मत करना। और ये भी कहा और ये भी उसने पूरी बात बताई कि साहब हम दोनों लोग अपने बारे में बताया कि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला हूँ और लगभग 11 साल पहले मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। उससे मुझे एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, लेकिन वो अपने ननिहाल रहती है। कुछ दिनों बाद अमरोहा की रहने वाली इस महिला पूनम से मैंने शादी कर ली। इससे मुझे 3 संतानें पैदा हुई, 2 लड़कियां और 1 लड़का। जैसे कि एनसीआर और आसपास जो इकोनॉमी है घर चलाने की, गृहस्थी चलाने की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रूम भी लेना है, किराया भी देना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी करानी है, खाने का भी इंतज़ाम करना है, कपड़ों का भी इंतज़ाम करना है। ऐसे में दोनों लोग, मेल और फीमेल, पति या पत्नी, दोनों ही कुछ न कुछ ऐसा काम करते थे कि दोनों की इनकम मिला के उनका घर अच्छे से चल जाए। ये कोई मीलाल और पूनम की ही बात नहीं है, लगभग पूरे एनसीआर में, दिल्ली सहित ये नोएडा, गाज़ियाबाद, उधर बाकी ज़िले, इन सब जगह ऐसी महिलाएं जो बच्चों के साथ कहीं रह रही हैं, पति दिन में किसी फैक्ट्री में या अपना कोई काम करता है वहाँ चला जाता है और पत्नियाँ सुबह और शाम 2-2, 4-4 घर में अगर चली गईं तो 10-15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और दोनों की तनख्वाह मिला के या दोनों की इनकम मिला के अच्छा गुजारा कर लेते हैं। ऐसा ही मीलाल और पूनम के साथ हुआ। शादी के बाद पूनम ने भी सुबह और शाम मिला के 4-5 घरों में काम करना शुरू किया और मीलाल ऑटो चलाने लगा। दिन भर की वो कमाई और उसकी महीने की जो कमाई होती थी घरों में काम करने की, काम वाली जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है, मेड सर्वेंट जिसका इंग्लिश रूपांतरण है। तीसरा वो जो कहते हैं कि एड है घर की, मेड को ये कहा जाता है कि हमारे घर में
काम करने की सहायक है। इन दोनों का इस तरह से आपसी तालमेल चलता रहा। 3 बच्चे हो गए। बड़ी बच्ची की पढ़ाई लिखाई वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसको केजी और प्रेप में उसका एडमिशन भी करा दिया। 19 तारीख के 4 दिन पहले यानी 14 या 15 को बड़ी वाली बेटी चाय से जल गई, ऐसा पूनम ने उसको बताया कि चाय पी रहे थे, वो खेलते खेलते आ गई, छलक गई और उसके शरीर पर चाय जल गई और गंभीर रूप से वो उसके फफोले पड़ गए, जल गई, जिसको भागकर जीटीबी नगर अस्पताल में, गुरु तेग बहादुर नगर अस्पताल में उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया। रात में वो उसकी देखभाल करती थी। इसी बीच बाकी दोनों बच्चों से पूछताछ की मीलाल प्रजापति ने कि आखिर ऐसे कैसे चाय उसके ऊपर गिर गई। दोनों बच्चों ने बताया कि अक्षय अंकल आए थे, मम्मी ने उनके लिए भी चाय बनाई थी। दोनों एक साथ बैठ के, अक्षय अंकल यहां पर, मम्मी यहां पर चाय पी रहे थे। अचानक ये भागते हुए आई और हाथ से, ये दोनों लोग बात कर रहे थे, अचानक ये भागती हुई आई और चाय छलक गई उसके शरीर पर, उलट गई या कह लें कि पूरी की पूरी गिर गई, जिसकी वजह से वो जल गई। सवेरे जब पूनम अस्पताल से वापस आई तो मीलाल उसका इंतजार कर रहा था। उसने वैसे कैजुअली पूछा कि कैसे जल गई और क्या अक्षय भी आया था। तो उसने कहा नहीं नहीं, अक्षय तो नहीं आया था। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि शायद अक्षय भी आया होगा। मैं इसलिए कह रहा था कि 2 बच्चे घर में दिन में रहते हैं, 2 दिन तो मैं नहीं गया, लेकिन बिना बाहर गए हुए, बिना ऑटो चलाए हुए कैसे इसके इलाज का पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो अगर तुम अक्षय को बुला लो तो वो दिन में बच्चों की देखभाल कर लेगा, रात में यहाँ हमको आने में देर हो सकती है, रात में उनके खाने वाने का बंदोबस्त कर देगा, बाजार से मंगा देगा और तुम अपना अस्पताल में जाके बच्ची की देखभाल करना, हमारा काम आसान हो जाएगा। पूनम को थोड़ा अटपटा तो जरूर लगा, लेकिन उसे लगा कि समस्या वास्तविक है और समस्या का समाधान इसके सिवा और कोई तरीका हो नहीं सकता। हो सकता है जेन्युइनली मीलाल ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। ये बात 18 तारीख के दिन में हुई। फौरन पूनम ने अक्षय को फ़ोन किया, जयपुर में था वो, और अक्षय को बताया कि तुम चले आओ, इस तरह से बड़ी वाली बेटी जल गई है और मैं दिन भर वहाँ अस्पताल में रह जाती हूँ, ये चले जाते हैं, मीलाल चले जाते हैं ऑटो लेकर, तो मुश्किल हो रहा है बच्चों को संभालना। अक्षय को तो जैसे लॉटरी खुल गई, फौरन वहाँ से गिरते पड़ते भागा और 19 की सुबह गाजियाबाद में खोड़ा के उस सोम बाजार इलाके के उस मकान पर पहुंच गया। जब वो पहुंच गया, उस समय सिर्फ पूनम घर पे थी, मीलाल कहीं अपना ऑटो लेकर गया होगा। उसने पूरी बात बताई कि देखो परेशान मत हो, ये तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा है कि मैं तुम्हें बुलाती, इससे पहले ही मीलाल ने मुझे कहा कि उसको बुला लो, मदद हो जाएगी। तो मैं रात में रहूंगी नहीं, दिन में इनके बच्चों के लिए बाहर कहीं से खाना मंगवा लेना, शाम को भी, और देखना कहीं बाहर न जाएं, इनकी देखभाल करना। अगले दिन जब मैं सुबह आ जाऊंगी तब फिर हम ये चले जाएंगे मीलाल बाहर,
हम लोग थोड़ी देर अकेले घर में रह लेंगे। बात दोनों को सूट कर रही थी। शाम का खाना वाना बना के सबको खिला के पूनम अस्पताल चली गई। थोड़ी देर बाद मीलाल भी आ गया। मीलाल जब घर में घुसा तो उसने देखा कि अक्षय सो रहा है। थोड़ा देर से आया था वो, बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। मीलाल ने घर में रखा हुआ एक फरसा निकाला। फरसे से अक्षय के शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। पूछताछ के दरमियान इतनी इस तरह की बातें बताते समय जैसे वो कहते हैं ना कि पुलिस भी दम साध के ये सुन रही थी। और फिर उसने बताया कि सिर के हिस्से को और धड़ के हिस्से को काली पॉलीथीन में और हाथ पैर के हिस्सों को सफ़ेद पॉलीथीन में बांधकर अपनी टेम्पो पर 3 बार में मैंने इसका डिस्पोजल किया। सिर के हिस्से को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे इंदिरापुरम अंडरपास के नज़दीक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इंदिरापुरम अंडरपास से जब आप शहर से ये क्रॉस करें, रेलवे स्टेशन से इंदिरापुरम अंडरपास को क्रॉस करें, बाएं हाथ को देखेंगे कूड़े का अंबार लगा रहता है। वहीं कुछ जो रैग पिकर्स हैं वो रहते भी हैं। तो उसी कूड़े के भंडार में उसे फेंक दिया और दूसरा हिस्सा खोड़ा के पुश्ता रोड पर ले जाकर फेंक दिया। यानी 4 बैग जिनमें कटे हुए अंग थे 2 अलग अलग जगह फेंके गए। जब तक वो ये बात बताता पुलिस सख्ते में आ गई कि फौरन चल के बॉडी के हिस्सों को रिकवर करके उसे पहचाना जाना है। डीसीपी ट्रांसुंडन दीक्षा शर्मा बताती हैं कि जैसे ही उसने ये बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, थानों पर इसकी जानकारी की गई तो पता लगा कि हाँ, रैग पिकर्स ने ये सूचना दी थी दोनों जगह की। सवेरे सवेरे वो कूड़ा बिनने वाले निकलते हैं, पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन भारी होगा, उठाया होगा, एक तार से उसको खींचते हैं, खोला होगा इस प्रत्याशा में कि कुछ काम की चीज़ मिल जाएगी। लाश देखी होगी, शोर मचाया होगा, पास की पुलिस पिकेट को बताया होगा। उसके बाद पुलिस पहुंची होगी, उसको अब पंचायतनामा करके सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया होगा। लेकिन तब तक ये बॉडी सील होके पोस्टमार्टम तक नहीं पहुंची थी। पुलिस पूनम को साथ लेकर बॉडी की पहचान के लिए गई। पूनम ने देखते ही बता दिया कि यही अक्षय है। मीराल ने प्रतिशोध में कह लें या बदला लेने के लिए कह लें कि हमारी बीवी को भगा ले गया था, उसकी इतनी नृशंस हत्या कर दी थी। और 23 जनवरी 2023 को मीलाल प्रजापति को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पूछा गया कि तुमने ऑटो से पॉलीथीन में लाश के टुकड़े भर के इतनी आसानी से इतनी दूर दूर क्यों फेंका और क्या लगा था तुम्हें कि इसका खुलासा नहीं होगा, पुलिस तुम तक नहीं पहुंचेगी? उसने बताया कि हाँ साहब, जब आप इस तरह से पॉलीथीन में बांध के कुछ सामान ले जाते हैं और अकेले हों, कोई यात्री न हो, तो पुलिस कभी नहीं पूछती है, कभी नहीं। तो ये कहा कि मुझसे तो आज तक पुलिस ने कभी नहीं पूछा। हम घर का सामान ले आते हैं या वैसे भी सामान ले आते हैं। हाँ, अगर कोई यात्री होता तो पुलिस जरूर रोक के टोका टाकी करती।
ये बात मैं जानता था, इसलिए इत्मीनान से उसको कटे हुए अंगों से भरे हुए पॉलीथीन बैग को ले गया, और जहाँ सारा शहर कूड़ा फेंकता है वहीं हमने भी फेंक दिया। और ये मैं जानता था कि यहाँ कूड़ा फेंकने पे कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सभी कूड़ा फेंकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि कभी पुलिस अक्षय के बारे में पता नहीं लगा पाएगी, क्योंकि अक्षय रहने वाला राजस्थान का था। राजस्थान की जगह थी उसकी कोटपुतली। राजस्थान के कोटपुतली का रहने वाला था। आज की घटना देखिए, आज की घटना धोखा, मजबूरी और आपराधिक मानसिकता का बहुत ही परफेक्ट मिश्रण है। धोखा, पूनम ने अपने पति और अपने ही 3 बच्चों के साथ धोखा करके अक्षय के साथ भाग गई। 2 छोटी बेटियां और बेटे को छोड़कर वो अक्षय के साथ भाग गई थी। और इतनी निष्ठुर माँ कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ था। वो छोड़कर भाग गई जब तक कि पुलिस उसको रिकवर करके वापस नहीं लाई और मीलाल के सुपुर्द कर दिया। मतलब उसकी कंसेंट से हुआ, ज़बरदस्ती पुलिस भी उसे मीलाल के पास न जाने देती। और 10 दिनों तक, जब तक पुलिस ने उसको रिकवर करके मीलाल के घर तक नहीं पहुंचाया, इस बीच में 3 बच्चों की परवरिश करना, उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए ऑटो लेकर शहर में घूमना, सुबह शाम खाना बनाना, मतलब 10 दिनों में छठी का दूध याद आ गया मीलाल को। और उसे ये भी समझ आ गया कि बच्चों की परवरिश पूनम के सिवा या पूनम या कोई महिला ही कर सकती है, ये हमारे बस का नहीं है। और इसी बीच जब वो रिकवर होके आ गई, तो इसी मजबूरी की वजह से मीलाल ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। न डांटा, न फटकारा, न गुस्सा हुआ, न ये कहा कि गैर मर्द के साथ कैसे भाग गई, न ये पूछा कि 10 दिन तुमने क्या किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसको नाराज किया और ये फिर चली गई तो फिर सुबह शाम खाना बनाना पड़ेगा। टाइम बहुत कम मिलेगा जब बच्चों के खाने के इंतज़ाम के लिए ऑटो रिक्शा लेकर जाना हो। तो धोखा और मीलाल की मजबूरी, और फिर उसकी आपराधिक मानसिकता। अच्छा, मजबूरी इस कदर भी कि उसने सिर्फ एक बात पूनम से कही थी, जैसा कि उसने पुलिस को बताया कि साहब मैंने इसको एक शब्द नहीं, बस यही कहा था कि उस अक्षय से अब तुम बात भी न करना। और यह भी कहा था कि अब तुम्हें कहीं काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी घर का काम जो करती हो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब इंतज़ाम करूँगा, कमा के ले आऊँगा, पैसा दूँगा, तुम घर में रहो, बच्चों की परवरिश और अब जो बच्चा स्कूल जाने लगा है उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। कहने का आशय ये कि वो ये जानता था कि जरा सी भी कड़ाई की ये भाग जाएगी। और जब ऐसा उसने कहा तो उसको पूनम की तो लॉटरी निकल आई कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हमारे पति ने मुझको माफ़ कर दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि उस दुष्ट से बात मत करना। इसीलिए वो अपनी आदत से बाज नहीं आई। वो अक्षय से बात भी करती थी और गाहे बगाहे जब वो जयपुर से दिल्ली आता था उसे गाज़ियाबाद में बुला लेती थी, कभी कभी घर पर और कभी कभी पास के किसी बाजार या दुकान पर।
क्योंकि उसको ये लगा कि तो बड़े सस्ते में सुलट गया पूरा मामला। मुझे तो लग रहा था कि मुझे मेरी पिटाई करेगा, मुझे मारेगा, मुझे 10 लोगों के सामने घर वालों को बुलाएगा। इसने तो कुछ भी नहीं किया, एकदम से माफ़ ही कर दिया मुझे। जैसा मैंने पहले बताया कि दिल्ली एनसीआर में ये बहुत कॉमन है कि आदमी नौकरी करता है और महिलाएं घरों में साफ सफाई, चौका बर्तन, खाने बनाने तक का ये काम करती हैं और बड़ा हैंडसम पैसा इनको मिलता है, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत इस तरह की डोमेस्टिक एड की है, काम वालियों की ही है, मेड सर्वेंट्स की है। लोग बला टालने के लिए कि साहब कौन खाना बनाएगा, कौन साफ सफाई करेगा, कौन बर्तन मांजेगा, कामकाजी लोग होते हैं। और अक्षय भी एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता था, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जयपुर का रहने वाला था, कम तनख्वाह रही होगी, एक अपार्टमेंट में एक रूम में रहता था। उस अपार्टमेंट के उस फ्लोर में खाना बनाने और साफ सफाई का काम पूनम करती थी। इसने भी कहा कि मेरे यहाँ भी अकेला रहता हूँ और ये छोटा मोटा काम, खाना बनाना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, ये सब कर दिया करो। और यही सब करते करते अकेला रहने वाला अक्षय और अकेले काम करने वाली पूनम हमउम्र थे। और बात यहाँ तक पहुँची कि अक्षय उसे लेकर भाग गया। मैंने बहुत बार बताया है कि घर में काम वाली अगर कम उम्र की है तो इसमें दुर्घटना की संभावना 50% से ज़्यादा होती है। जिनके यहाँ ये काम करती हैं उनके पुरुष मेंबर से वो ऐसा व्यवहार करेंगी कि इनको पुरुष से कुछ पैसे ऐंठे जा सकें। और पूनम और अक्षय के बीच यही हुआ। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि काम वाली, मेल नौकर, ट्यूशन टीचर, दूध वाला, सब्जी वाला, इनका घर में जब आना जाना हो तो पूरी सतर्कता रखी जाए, खासकर तब जब आपके घर में ऐसे लोगों का हम उम्र लड़का या लड़की हो। पूरी सतर्कता रखिए, वरना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।